सेवा जोहार दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आप जैसे जानते हो मैं आपके लिए बहुत कुछ लेके आता हूँ और आप भी सुनते हो, इसके लिए धन्यवाद। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी बातें मैं आज करने वाला हूँ। इस वीडियो में बहुत सारे तर्क आपको देने वाला हूँ। यानी जो आदमी ये देख रहा है कि मेरे सर्टिफिकेट पे हिंदू है, क्रिश्चियन है और कुछ है, लेकिन मुझे तो ट्राइब बोला जाता है, एक्चुअली ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, अगर मैं ट्राइबल हूं तो मैं किसी धर्म में क्यों नहीं आता, मेरी क्या ऐसी साइंस है, मेरे क्या ऐसे रिचुअल्स है, मेरा क्या ऐसा टॉपिक है जिसको लेकर मैं ट्राइबल हूँ। बहुत सारे सवाल आपके मन में होंगे, खासकर जो हमारे युवा पढ़ रहे हैं और आज नहीं तो कल नए नए हमारी हिस्ट्री को देख रहे हैं। अलाइ ब्रिज चैनल देखने के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग में यही आने वाला है कि नहीं यार, राहुल खन्ना जी है ना, कुछ टाइम पे भड़काते हैं लोगों को। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं है। मैं ट्राइबलों को उनका वजूद, उनका अस्तित्व बता रहा हूँ और यही बताने का काम अगर हमने पहले शुरू किया होता तो शायद आज बहुत कुछ बदल चुका होता। तो चलिए आपको ऐसे एक सफर पर लेके चलता हूँ, जिस सफर में आपको आपके कस्टमरी लॉ और आपके कल्चर के बारे में पता चलेगा। सबसे पहला पॉइंट है कि यहाँ पे सेंसस द्वारा जब जनगणना स्टार्ट हुई 1800 में, तब सेंसस द्वारा ट्राइबलों को अलग गिना गया। उनके नाम कुछ ऐसे थे, एनिमिस्ट, अबोरजाइन, अबोरिजिनल, ऐसे अलग अलग नामों से उनकी कैटेगरी बनाई गई। आप अगर सेंसस के शुरू होने से आजादी के पूर्व तक अगर आप देखेंगे तो आपको ट्राइबल आदमी किसी अन्य कॉलम में नजर आएगा, जिस कॉलम को अलग अलग नामों से डिवाइड किया गया। कभी उन्हें एनिमिस्ट करके उनका कॉलम बनाया गया, अबोरजाइन भी था, अबोरिजिनल भी था, ऐसे अनेक कॉलम बनाए गए। लेकिन मेन पॉइंट यह था कि ट्राइबलों का अलग जनगणना होती थी, ट्राइबलों को अलग कैटेगरी में गिना जाता था। बट हमारा देश किस तारीख को आजाद हुआ है? 1947। 1947 की बात करेंगे तो उसके पहले जो जनगणना हुई वो 1941 में हुई थी। 1941 में जो जनगणना हुई, उस जनगणना में तो ट्राइबल आदमी है, उसका वजूद भी है। लेकिन जैसे आजादी मिलती है 1947 के बाद और उसके बाद की जो नेक्स्ट जनगणना होती है 1951 की, वहां पे ट्राइबल आदमी का कॉलम हट चुका है। आप सेंसस जाके गूगल पे डाल सकते हो और जिस साल का सेंसस चाहिए उस साल का आप डाउनलोड करके उसको देख सकते हो, रीड कर सकते हो, पढ़ सकते हो। यानी आजादी के बाद हमारे पॉलिटिकल नेताओं ने ये डिसीजन लिया कि ट्राइबल आदमी का कॉलम नहीं होना चाहिए। किसी से पूछा नहीं गया, कोई कमेटी गठित नहीं की गई, सीधा यहाँ पे एक्शन लिया गया। इस एक्शन में ये हुआ कि यहाँ पे रहने वाले ट्राइबल जो 100% ट्राइबल है, उसमें से कुछ 70% ट्राइबल तो जंगल बिहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे। और सिस्टम यही हुआ कि वहां से कोई भी सवाल नहीं उठा। ट्राइबल आदमी हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन अनेक धर्मों में बंटने लगा, जिसका उसको पता ही नहीं। हमारे भी 2-4 पीढ़ी की बात करेंगे तो हम 2-4 पीढ़ी में हमें हिंदुइज्म में ही डाला गया, हमारा सर्टिफिकेट वही बनती थी। तो चीज क्या है? चीज ये है कि आपको पता ही नहीं कि आपको कैसे यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया। अभी बात करेंगे, जैसे कि आप भीड़ में खड़े हैं और भीड़ में आपसे पूछा गया कि तुम ट्राइबल हो। ठीक है, तुम ट्राइबल हो, देश के इंडिजिनस पीपल हो, मूलवंशी आदमी हो, वगैरह वगैरह। तो अगर तुम हो तो ऐसी क्या खासियत है तुम्हारे पास कि जिसके वजह से तुम ट्राइबल हो, जिसके वजह से तुम मूलवंशी हो, जिसकी वजह से तुम यहाँ पे इंडिजिनस पीपल खुद को कहला रहे हो, यूएनओ भी तुमको मानता है, मूलवंशी मानता है। तो एक्चुअल में बात क्या है? वो बात अगर आपको पता होती या पता है तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि आप इस देश के मूलवंशी, इसके कुछ अधिकार आपके पास है। और एक सवाल आपके मन में उठ सकता है, वो सवाल ये है कि जल जंगल जमीन, इसका नारा दिया किसने? बहुत सारे लोगों के जहन में गलतफहमी है, तो मैं आपको बता दूं, जल जंगल जमीन का नारा तेलंगाना के हमारे वॉरियर गोंड कुमराम भीमू जी ने दिया। और उनके ऊपर तो आज फिल्म भी बनी है, राजा मौली जी ने फिल्म बनाई, तो उनके कैरेक्टर वहां पे दिखाया गया। एक्चुअली उनकी हिस्ट्री नहीं बताई गई, वो कैरेक्टर दिखाया गया वहां पे। तो जल जंगल जमीन का उन्होंने नारा क्यों दिया? क्योंकि उन्हें ये पता चला, उनके अभ्यास से, उनके विचार से, उनके अध्ययन से उनको ये पता चला कि ट्राइबल आदमी यहाँ के जल जंगल और जमीन पे अपनी हुकूमत चला सकता है, क्योंकि वो इसकी रक्षा करते आ रहे हैं। आप अगर आज भी जाएंगे तो बड़ा जल रिजर्व एरिया ट्राइबलों के अंडर में आता है, जाएंगे तो जहाँ पे जंगल है वो भी एरिया ट्राइबलों के अंडर में आता है। अगर ऐसा होता, आपको अगर कोई भड़का रहा है और कह रहा है राहुल खन्ना कि ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप खुद से पूछिए ट्राइबलों ने क्या जंगलों को हानि पहुंचाई है? अगर ऐसा होता तो ट्राइबल आदमी कब का जंगल खत्म कर चुका होता।
लेकिन उसने कभी जंगल खत्म नहीं किया। लेकिन ये जो सरकार की षड्यंत्र चल रहा है कि इन ट्राइबलों को उनके गांव हटा दो, इस पार्क के जरिए, उस टाइगर जोन के जरिए, ये हटाने का जो षड्यंत्र चल रहा है, ये चल रहा है कि डायरेक्टली ये जंगल उनके हाथ में चला जाए और वो इनको जैसा चाहे वैसा इसको इस्तेमाल कर सके। और इस्तेमाल होने के बाद आप देखेंगे जहां से ट्राइबल हटे हैं वहां 10 साल के अंदर अंदर विनाश नजर आता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि ट्राइबल बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो आप शहरीकरण कर रहे हैं, आपका शहर है, आपका गांव है, वो ट्राइबल संकल्पना से प्रेरित है, चाहे आप ट्राइबल हो या नहीं हो। आपके गढ़ किले भी ऐतिहासिक है तो वो भी ट्राइबल कल्चर से प्रेरित है। आपके शहर भी है, आपकी पार्लियामेंट भी है, तो भी वो ट्राइबल कल्चर से प्रेरित है। तो बताइए, ग्रंथों की लिखावट और ग्रंथ और उसकी भाषा और उसकी डेवलपनेस उसके बाद आई है। पहले सिविलाइजेशन यहाँ पे रहती थी, जिस सिविलाइजेशन के पास शायद हो सकता है लिपि ना हो बट बोली भाषा थी। ऐसे सिविलाइजेशन को बायकॉट कर यहाँ पे ट्राइबल जड़ी बूटी को एक अलग रास्ते में लाया गया, जिसको नाम दिया गया आयुर्वेदा। और वो वेद भी आपके सामने है, जिसको बहुत प्रचलित माना जाता है। बट अगर आप बात करेंगे तो वेद सिस्टम बहुत पहले की नहीं है, वेद सिस्टम भी बाद में आए। ये जो 4 वेद बताए जाते हैं, सबसे पुराना जो ऋग्वेद बताया जाता है, ये सिस्टम भी बहुत बाद की सिस्टम है। इसका मतलब ये था कि ये वेदों की सिस्टम आने से पूर्व भी यहाँ पे मूलवंशी रहते थे। जिस एरिया, जिस समय में वो यहाँ पे रहते थे, वहां पे किसी भी धर्म का प्रोपेगेंडा नहीं था। ये कह सकता हूं कि कोई भी धर्म निर्माण होने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ। अभी आपका मुख्य सवाल ये आ सकता है कि दुनिया में सभी तो ट्राइबल गम से आए होंगे। कनाके जी, ये तो बात सही है कि दुनिया के सभी लोग अलग अलग से थोड़ी ना निकले हैं, तो ट्राइबल गनों से ही तो आए होंगे, तो इसका मतलब ये है कि भारत में रहने वाले सभी लोग ट्राइबल है। बात का सेकंड लॉजिक ये है कि जिन लोगों ने अपनी प्राचीन कस्टमरी लॉ को पकड़ के रखा, अपने समुदाय को जीवित रखा, उन लोगों को आज गवर्नमेंट और दुनिया ट्राइबल कह रही है। लेकिन जिन लोगों का प्रवाह, जैसे एक नदी है, जिस नदी से बहुत सारी नदियां बाहर निकली, लेकिन उससे बहुत सारी नदियां समुद्र तक जा सकी, नहीं तो वो छोटी छोटी एक दूसरे से मेल मिलाप करके वहीं घूम रही है। तो ऐसी चीज ट्राइबल कल्चर के साथ हुई। ट्राइबल कल्चर का ज्ञान आगे चलकर किसी धर्म में वो अध्यात्म बनता है, तो किसी धर्म में वो अपना एक अलग रूप पैदा करता है, तो कहीं पे जाके वो अलग रूप पैदा करता है। मूल तत्व ट्राइबल है, मूल तत्व मूलवंशियों का है। लेकिन यहाँ से बहुत सारे धर्मों ने, बहुत सारे पंथों ने, समुदाय ने विकास किया। इस कबीले ने अपने कल्चर, अपने डीएनए को, अपने सभ्यता को संभाले रखा, वो आज भी यहाँ पे ट्राइबल माना जाता है। जिस कबीले ने मानव निर्मित संकल्पना यानी धर्मों का सहारा लिया, वो आज किसी पर्टिकुलर धर्म में आते हैं। इसलिए आप अगर इस बात पे लड़े हैं कि भारत के सभी लोग ट्राइबल हैं, तो हाँ, एक नजर से है, बट आज जो ट्राइब माना जाता है वो ये है कि इसमें डीएनए की बात होती है। इसलिए यूएनओ ने इंडिजिनस इस वर्ड को लेते हुए बहुत विचार विमर्श से इस वर्ड को लिया कि इंडिजिनस यानी इंडी यानी पूर्व और जिन्स यानी वंशी, तो मूल वंशियों का यह देश माना जाता है। उसके बाद सवाल आ सकता है कि सर कना के सर ये तो आपने बता दिया, लेकिन एक ट्राइबल आदमी खड़ा है, बाकी धर्मीय लोग खड़े हैं, तो ट्राइबल आदमी अपने आप को कैसे प्रूव कर सकता है? ट्राइबल आदमी को प्रूव करने की एक तो जरूरत नहीं है। फिर भी अगर आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं, ट्राइबलों के पास सब कुछ है जो एक धर्म में होता है, लेकिन वो धर्म पूर्वी होने के कारण इनका मटेरियल पुराना माना जाता है। जैसे कि एक धर्म की अगर बात करेंगे तो पर्टिकुलर धर्म में होता क्या है, तो पर्टिकुलर धर्म में एक विचारधारा होती है, एक अच्छी शिकवन होती है जो अच्छे आपको प्रेरित करती है, जो अच्छे मार्ग पर लेके चलती है। कुछ कथाएं होती हैं जिस कथाओं को लेकर हम प्रेरित होते हैं और उस राह पर चलते हैं। यानी इस धर्मों को निर्माण करने वाले ये जानते थे कि मैं एक ऐसी सूची बना रहा हूँ, ऐसे नियम का एक संच बना रहा हूँ जिसके जरिए इंसान को इंसानियत में बांधा जा सके, इंसान हैवान ना बने। और इसीलिए इन धर्मों में हमें अच्छे विचार मिलते हैं, अच्छी कहानियां, अच्छी कथाएं मिलते हैं, अच्छे नियम्स मिलते हैं। अगर धर्मों में कुछ गलत लिखा होता, धर्मों में कुछ गलत बताया होता, तो वो आज तक नहीं टिकता। देखिए, आप झूठ को 10 बार बोल के लोगों के दिल में डाल सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा दूर तक नहीं चलेगा। झूठ की ज्यादा एक्सपायरी नहीं होती, लेकिन सच की होती है। और ये धर्मों की विचारधारा आज तक क्यों चल रही है? क्योंकि इसके पीछे सच है, अच्छाई है, और इसलिए ये आज भी आ रहे हैं। लेकिन ट्राइबल आदमी तो मानव निर्मित संकल्पनाओं को नहीं मानता, नेचर की निर्मित संकल्पनाओं को मानता है। तो ये जो संकल्पना है ट्राइबल की, तो ट्राइबल के कल्चर में ऐसा क्या है? तो सबसे पहले
हर धर्म में जैसे विचारधारा और नियम कानून होते हैं, वैसे ट्राइबलों के अपने नियम कानून हैं, जैसे आप आज की डेट में कस्टमरी लॉ कह सकते हैं। वो शादी भी अपने सिस्टम से करता है, अपने कस्टम के अनुसार करता है, कि उसमें कोई पंडित ब्राह्मण या फिर मौला आके उनकी पूजा करवा के नहीं देते हैं। उनका एक सिस्टम होता है। मेन सिस्टम क्या है, अभी आप बाकी धर्मों में भी देखेंगे तो 3 सिस्टम को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं, एक जन्म, विवाह और मृत्यु। वही ट्राइबल में कंटिन्यू है, जिसे ट्रायंगल फिलॉसफी कहते हैं। और इसीलिए यहाँ पे भी तुंडा मुंडा कुंडा यानी 3 स्टेप्स के जरिए ये लोग अपने कल्चर को अपनी परंपरा के अनुसार मनाते हैं। इन पे कोई भी प्रेशर नहीं डाल सकता, या संविधान भी कहता है। तो आपके पास, अगर आप ट्राइबल है, तो आपके पास एक आपकी प्राचीन भाषा है, जिसे द्रविडियन या प्रोटो द्रविडियन भाषा बोला जाता है। अगर आप इस देश के ट्राइबल है, तो आपके पास एक अपनी भाषा है, जो भाषा आपको इंगित करती है, आपके समुदाय को इंगित करते हैं कि आप प्राचीन ट्राइबल है। इसका दूसरा एक पॉइंट ये है कि आपके पास अपनी परंपराएं है। मैं धर्मों के नियम नहीं कह रहा हूं, आपके पास अपनी परंपरा है, जो परंपरा है आपके पुरखा आपको बताते हैं। आपके पास ऐसा कोई भी ग्रंथ नहीं है जिससे सिखा जाएगा। आपके पुरखा ने आपको बताया, आप अपने बेटे को बताएंगे, बेटा अपने बेटे को बताएगा, और ये चलता रहेगा। ऐसे सिस्टम आपके इसमें है, इसे कहते हैं मुखोद्गत सिस्टम, जो कि मुखों से इतिहास हमारे पास आ रहा है। तीसरा और महत्वपूर्ण, ट्राइबलों की मेन निशानी क्या है। कोई ठप्पा लगाए तो ट्राइबल हो गया, ऐसा नहीं होता है। ट्राइबलों के परंपराओं में कुछ ऐसी चीजें होती है जिनको देखकर ऐसा लगता है कि ये ट्राइबल है। इसमें से महत्वपूर्ण एक परंपरा वो है पाटा ढाका रुंजी, इसे गोंडी में कहते हैं। मैं हिंदी में बताऊंगा। गायन, नृत्य और वादन, यह सभी ट्राइबलों में देखा जाता है, क्योंकि जब यहाँ पे इंसान की उत्पत्ति हुई और इंसान इस जमीन पर रहने लगा, तभी उसने इन 3 कलाओं का आविष्कार किया। वो है नृत्य, गायन और वादन, और यही प्राकृतिक है, इसलिए यह सभी ट्राइबलों में मिलता है। अगर आप ट्राइबल हैं तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए कि आप में अपना जूरी सिस्टम है, जिसको हम न्यायालयीन व्यवस्था कहते हैं। संवैधानिक न्यायालयीन व्यवस्था भी इस व्यवस्था को सम्मति देती है। जी दोस्तों, ये आपको बात याद नहीं होगी तो अब मैं याद करवा देता हूँ। हर गांव में, हर कबीले में, हर 12 गांव के बाद, हर 40 गांव के बाद एक जूरी सिस्टम होती है। अगर आपको देखना है तो आप जा सकते हैं तेलंगाना क्षेत्र में, जहाँ पे गोंड ट्राइबल रहते हैं, वहां पे ये न्यायालयीन व्यवस्था आपको मिल जाएंगी। उनके कस्टम में उनकी एक पंच समिति होती है, और वो अपने जो प्रॉब्लम्स है वो उसी में छुड़वाते हैं, ना ही पुलिस स्टेशन जाते हैं और ना ही कोर्ट में। तो ये सिस्टम अगर आपके कबीले में है तो आप इस दुनिया के प्राचीन ट्राइबल हो। हालांकि ये जो मुद्दा है, मैं गोटुल के बारे में, शैक्षणिक व्यवस्था के बारे में अगर बोलूं, तो सिस्टम ये है कि अभी हम सब लोग इंडियन सिस्टम में मिल चुके हैं, लेकिन हाँ, इसके वजूद आज भी है और इसे शुरू करना भी जरूरी है। मुझे बताइए, अगर गोंडी आपकी किताबों में नहीं है और हम गोंडी बोलते हैं, हमारे बच्चों को गोंडी सिखाना है, तो हम जाएंगे कहाँ पे? तो मैं ये चाह रहा हूँ कि हर तालुका स्तर पे, हर जिले के स्तर पे या हर गांव के स्तर पे अपने प्राचीन जो गोटुल चलते थे, वो गोटुल आज बने, और उस गोटुलों में 3 वर्ष की आयु से 5 वर्ष की आयु के बीच 2 सालों में उनको गोंडी सिखाया जाए और गोंडी के संस्कार किया जाए, और गोंडी अपने कल्चर को उनसे मिलाया जाए। उसके बाद वो 5 साल के बाद फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाएंगे, तो फिर इंडियन जो भारत का शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें जाएंगे और उसमें पढ़ेंगे। लेकिन वो अगर 3 साल के 5 साल के बीच में अगर समय अपने समाज के गोटुल में देते हैं, हमें ऐसा होगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो गोंडी बोलना सीखेंगे और कल्चर की ओर अट्रैक्ट होंगे। तो इसके लिए भी हमें गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी और अपने शैक्षणिक सुविधा को, स्तर को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने जो बातें बताई वो बातें इसलिए थी कि आपके पास अपनी भाषा है, आपके पास अपनी परंपराएं हैं, आपके पास अपना कबीला है, आपके पास अपनी शैक्षणिक व्यवस्था है, और आपके पास अपनी न्यायालयीन व्यवस्था भी है। दोस्तों, इसका लास्ट पॉइंट ये है कि ट्राइबलों में भगवान को पूजने का एक अलग तरीका होता है। सबसे पहले तो मैं भगवान इस वर्ड को ही नहीं मानता, तो भगवान इस वर्ड को थोड़ा साइड में करेंगे। मैं गोंडियन समुदाय से बिलोंग करता हूं, तो मैं गोंडियन समुदाय में हम अपने पूर्वजों को पेन कहते हैं। यह पेन शब्द आता है, और इस पेन शब्द को लेकर हम फड़ाल पेन, पेरसा पेन, हजोर पेन, सजोर पेन ऐसे नाम देते हैं, बुढ़ाल पेन वगैरह। तो आप अगर भिल है, आप मीना है, संथाल है, कुरकू है, हो है, मुंडा है, तो अपनी भाषा में आप जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसी को करें। ये भगवान सिस्टम
ये काल्पनिक समस्याओं को निकालने वाली है और ये आप अडॉप्ट ना करें। आपको अपने व्यवस्था की तरफ देखना है तो हमारे व्यवस्था में इसे पेन कहा जाता है। और आपकी सबकी ये साइन होती है कि आप मंदिर बनाने के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। आपके पास ना चर्च होती है, ना मस्जिद होती है, ना मंदिर होता है। तो एक प्रॉपरली नेचुरली पेन कड़ा है। पेन कड़ा यानी आपकी एक ऐसी जगह जहाँ पे आपका कुल, आप सब लोग अपने वहां पे जाते हो, साल में एक बार उसे मनाते हो, चाहे आप जनवरी में मनाते हो, चाहे आप भावी के महीने में मनाते हो, कहीं पे भी, लेकिन वो टाइम में जाते हैं और वहां पे मनाते हैं। एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे कोई ऐसा आडंबर नहीं होता है। एक मोस्टली एक पेड़ होता है, पेड़ के नीचे उनके पेन सिस्टम होता है, वहीं पे जाके साल का एक प्रोग्राम वहां पे करना होता है। ऐसी ये साइन होती है ट्राइबल साइन, जिसे कह सकते हैं हम लोग कि ये नेचर के साथ किया हुआ है। अगर आपको सवाल है कि हम पेड़ के ही नीचे पत्थर क्यों रखते हैं, हम नदी के किनारे क्यों रखते हैं, बहुत सारे सवाल होंगे, तो वो अगली वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। इस वीडियो का उद्देश्य ये है कि आपको बताया जाए कि आप डिफरेंट कैसे हैं। अगर आप इस धर्म संकल्पना से दूर भी हो जाते तो आप में कोई फर्क नहीं आता। जो प्योरिटी है वो आपके अंदर है, जो चाहिए वो आपके कल्चर में है, तो आपको धर्मों का सहारा लेने की जरूरत नहीं है। हम यही अगर अच्छे से गवर्नमेंट को समझा पाए तो आने वाला रास्ता हमारे लिए सुलभ हो सकता है। और इसलिए सभी हमारे लोगों को यही कहूंगा कि कुछ आप कर नहीं सकते तो करने वालों को सपोर्ट करो। आप लड़ नहीं सकते तो खड़े तो रहो, खड़े नहीं रह सकते तो बैठे रहो, लेकिन यार किसी के पैर मत खींचो और खुद को बिकाऊ ना समझो। वीडियो सभी के लिए है, सभी के दिमाग में थोड़ा सा लाइट जले और ये इस बात पे ध्यान दे। और जो नए नए हमारे वीडियो देखते हैं, हमारे पढ़ने लिखने वाले दोस्त, उन सभी को भी बताना है कि आप भी जल्दी से जल्दी अपने कल्चर की ओर लौट आए और अपने सतरंगी झंडे को हाथ में पकड़े और कहे कि हाँ, मैं ट्राइबल हूँ, मैं इंडिजिनस हूँ और मैं इस देश का गूंड हूँ। मिलता हूँ अगले वीडियो अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना, जय भीम।